जय श्री राम दोस्तों, हमारी मैथ्स मेंटल में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गणपति स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणपति सभी के मस्तिष्क में विकास देवे, सभी की बुद्धि में बरकत देवे। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों प्रश्न नंबर 510 तक और पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। प्रश्न नंबर 511 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। आपके दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो। और ये प्रश्न बस फिलहाल महज एक रिकवरी है, जिससे आप पता लगा पाओ कि ये क्वेश्चन है आपने पढ़े हुए हैं कि नहीं है, एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी, वह कौन था? यानी कि पहला राजपूत शासक कौन था? यानी कि महाराणा प्रताप से भी पहले कोई था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी मरते दम तक। तो दोस्तों वह महावीर था राव चंद्रसेन, जिसने मरते दम तक मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, ये देखिए प्रश्न नंबर 512 प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पर। मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सेमल की विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? यानी कि मारवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसके समय में सेमल की विजय, मतलब शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ये जो सेमल की विजय हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था राव मालदेव के समय। कुछ इनकी राजपूतों की गलती की वजह से ये युद्ध हार गए, वरना उस समय जो शेरशाह सूरी था यहाँ से हार के चला जाता और वह ये लोग, मतलब जो शेरशाह सूरी थे, वह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर। ये रहा प्रश्न नंबर 513। जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? महत्वपूर्ण स्थापना से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा। जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों राव जोधा, ऑप्शन ए राइट है। राव जोधा जोधपुर नगर का संस्थापक था। कौन था दोस्तों? राव जोधा जोधपुर नगर का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 514 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर। ये रहिए, देखिए। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है, मारवाड़ किसे बोलते हैं? मेवाड़ मारवाड़, आपको जानकारी होगा। जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, वहाँ का जो संस्थापक था सिंहा, जो सिंहा था, मिस्टर सिंहा वहाँ का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 515 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, ये देखिए। माउंट आबू से रिलेटेड प्रश्न है। किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ का मंदिर बनवाया था? पूछ रहा है कि आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया था। प्रश्न में अपन को ये जानकारी मिलती है कि आदिनाथ का मंदिर कहाँ पे है। आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आबू पर्वत सिरोही के आसपास का एरिया है ना। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये पूछा है कि जो ऋषभ देव आदिनाथ का मंदिर वह किसने बनवाया था? तो मेरे लाडले दोस्तों, वह बनवाया था विमल शाह ने। ऑप्शन ए राइट जाएगा, विमल शाह ने। विमल शाह ने आदिनाथ का जैन मंदिर, जिसे ऋषभ देव का जैन मंदिर भी कहते हैं, जो वर्तमान सिरोही में है, दिलवाड़ा गाँव में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, एक बार कभी जाओ तो घूम के जरूर आए। माउंट आबू, गुरु शिखर है, बहुत अच्छा इलाका है। आप यहाँ पे घूम के आए। जब अपन जो विदेश में घूमने जाते हैं उनसे अच्छा इन देश में घूमने जाएं। यहाँ से क्या होगा, दो फायदा होगा। एक तो अपने घूमेंगे, दूसरा क्या होगा, यहाँ से अपन यहाँ के फोटो इधर उधर डालेंगे तो अपने यहाँ की जो संस्कृति दूसरी जगह जाएगी, इंस्पायर होकर बाहर के लोग भी यहाँ पे घूमने आएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण काम ये होगा कि अपन वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 516 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, ये देखिए। भोज परमार की रचना, यानी कि भोज परमार की रचना था। रचना का नाम है सररांगण सूत्रधार। कौन सी? सररांगण सूत्रधार। ध्यान रखिए, पुस्तकों से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा। मैंने पुस्तकों और उनके लेखों की एक क्लास ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, तो उसको आप देख ले। सररांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? यानी कि भोज परमार की रचनाएं सररांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों वह है स्थापत्य शास्त्र थे। स्थापत्य शास्त्र। अब बात आती है स्थापत्य शास्त्र किसे बोलते हैं सर? तो भैया स्थापत्य कला होती है वास्तुकला, स्थापत्य कला, यानी कि भवन निर्माण, किले निर्माण हुए, या कोई मस्जिद हुई, या कोई मीनार हुई, तो उनके निर्माण में जो नक्काशी की जाती है, जो इंजीनियरिंग वर्तमान में जिसे इंजीनियरिंग बोलते हैं, है ना, ये वाली, यानी कि इस तरीके से नाप तोल के बनाया जाता है, इसको स्थापत्य कला बोलते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 517 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर। ये रहा। किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था? यानी कि एक ऐसा कवि था जो उसके जो कवि होते, जो श्लोक सुनाते थे, अगर उसको श्लोक अच्छा लगता था, हर कवि को एक श्लोक पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता था। वह परमार शासक कौन था? तो दोस्तों वह महान परमार शासक था धारावर्ष। धारावर्ष, ध्यान से देखिए, कौन था? धारावर्ष, जो हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में देता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 स्वर्ण मुद्रा नहीं, 1 लाख मुद्राएं, है ना।
518 देखते हैं प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? जिन सबसे महान शासक मालवा का जो शासक है वो कौन है? तो दोस्तों मालवा का सबसे जो महान शासक है वह है भोज परमार। कौन है दोस्तों? भोज परमार। ऑप्शन सी राइट जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न महज एक रिकवरी, इन प्रश्न से आपको पता लगेगा आपने कितनी तैयारी की है। ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा पिछले एग्जाम में, यानी कि जो पिछले के जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो इन प्रश्न से बस अपन को ये पता लगेगा कि कौन से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न आ जाएंगे। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 1000 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी अपन खत्म कर चुके हैं, साथ ही राजस्थान के प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी अपन स्टार्ट कर ली और 518 तक अपन पहुंच गए। 550 तक आज अपन पहुंच जाएंगे। डेली लाइव क्लास चल रही है, अभी पानी की वजह से नेटवर्क नहीं आता तो ऑफलाइन लेनी पड़ रही है, जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रश्न नंबर 519 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रही है। देखिए, किस परमार शासक के संबंध में यह वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसों को बीत देता था? यानी कि जैसे कि ये एक भैंस, ये दूसरी भैंस और तीसरी भैंस, वो एक बाण से वो 3 भैंसों के आर पार बाण निकाल देता था, यानी कि 3 भैंसों को वो बीत देता था। इतना महान पावरफुल शासक था, वह कौन था? तो दोस्तों वह महान परमार शासक था धारावर्ष, जो एक बाण से 3 भैंसों को बींद देता था। क्या करता था? एक बाण से 3 भैंसों को बींद देता था। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महान था। इसी के साथ अगला प्रश्न को चलता है, प्रश्न नंबर 520। ये देखिए, अरब यात्री अल मसूदी, जो अरब यात्री था कौन था? अल मसूदी, जो 915 में भारत आया था, उसने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वापस से पढ़िए। अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की? अल मसूदी भारत कब आया था? तो 915 ईस्वी में। कब आया था लाडलो? 915 ईस्वी में। अब उसने किस प्रतिहार शासक के राज्य में प्रतिहार राज्य की यात्रा की? तो दोस्तों महिपाल राइट आंसर है। महिपाल, ऑप्शन डी रहेगा। महिपाल राइट आंसर है। महिपाल जो शासक था उसके शासनकाल में, उसके राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की। प्रश्न रिवर्स भी आ सकता है कि महिपाल के शासनकाल में कौन सा अरब यात्री आया था? तो भैया वो आया था अल मसूदी। कौन सा मसूदी? अल मसूदी। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न की ओर चलते, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए प्रश्न नंबर 521। निम्नलिखित में से पानी पी लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार शासक कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर का शिष्य व संरक्षक था? देखिए, एक प्रश्न में 3 प्रश्न है, गागर का सागर बनने वाला। पहला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी का रचयिता कौन है? तो भैया कर्पूर मंजरी के रचयिता है राजशेखर। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? राजशेखर। और राजशेखर का जो शिष्य तथा संरक्षक कौन था? राजशेखर का शिष्य और संरक्षक कौन था? तो दोस्तों राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था महेंद्रपाल फर्स्ट। ऑप्शन डी राइट जाएगा, महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था। प्रश्न नंबर 522 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अरब यात्री सुलेमान, इन विदेशी यात्रियों ने जान खा रखी है बच्चों की, बेचारे की भाप लगे। बहुत क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन क्या कर दोस्तों, एक बार जॉब लग जाओ फिर सब खुल्लस निकालेंगे ना। अरब यात्री सुलेमान जो 815 ईस्वी में भारत आया था, ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की? यानी कि अरब यात्री सुलेमान ने सैनिक शक्ति, जो सैनिक शक्ति होती है अपनी सैनिक शक्ति, उसकी प्रशंसा की थी। और उसने बोला था कि इस शासक का जो शासन है वह सुव्यवस्थित है। नाम पूछ रहा है किसकी की थी? तो भैया जो मिहिर भोज था, अपना मिहिर भोज, अपने जो महाराज मिहिर भोज थे, ऑप्शन डी राइट जाएगा, उसकी सैन्य शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की प्रशंसा की थी। प्रश्न नंबर 521 देखते हैं, महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो दोस्तों प्रतिहार वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वह था मिहिर भोज। और मिहिर भोज के शासनकाल में ही अरब यात्री सुलेमान, कौन सा यान भैया? सुलेमान भारत आया था। सुलेमान भारत कब आया था भैया? तो सुलेमान भारत आया था
851 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 524 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपन। कन्नौज पृथ्वीराज चौहान से संबंधित संयोगिता, बहुत लव स्टोरी, बहुत शानदार इनकी। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वापस देखिए, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो दोस्तों प्रतिहार नरेश वत्सराज था। प्रतिहार नरेश वत्सराज, प्रतिहार नरेश वत्सराज। दोस्तों मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। जो राइट आंसर मैं बता रहा हूँ आरपीएससी ने माना हुआ है। प्रतिहार नरेश वत्सराज, उसने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। इसी के साथ प्रश्न नंबर 525 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जयसिंह सूरी किसके लेखक थे? जयसिंह सूरी किसके लेखक थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जयसिंह सूरी किसके लेखक थे? तो दोस्तों जयसिंह सूरी थे वो हमीर मद मर्दन, ऑप्शन ए राइट जाएगा, हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन के लेखक थे जयसिंह सूरी। हमीर मद मर्दन के लेखक कौन थे? जयसिंह सूरी। प्रश्न नंबर 526 की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आ गया साला, ये लिखो। दोस्तों मेरे को सभी मुगल पे गुस्सा आता है। अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में संत स्वामी की लेखों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी के काल में पहला जौहर हुआ था 1302-3 में। कहाँ का हुआ था? सभी को पता है, पद्मावत मूवी सभी ने देखी होगी, है ना? ठीक है, उससे पहले जो जौहर व्रत का हुआ था रणथंभौर में। जौहर व्रत का कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में पहला विवरण मिलता है। उसके बाद दूसरा विवरण मिलता है मेवाड़ का, पहला शाखा था मेवाड़ का, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रणथंभौर का महान चौहान शासक कौन था? रणथंभौर का महान चौहान शासक कौन था? तो दोस्तों ये था हम्मीर देव। कौन था दोस्तों? हम्मीर देव। दोस्तों ये चौहान शासक हम्मीर देव था और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और यहाँ के जो व्यक्ति थे, शासक था, मारा गया था। इसके पीछे एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट में अपन ए लिखने वाले हैं ना। अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नियां थी, इनकी बहुत पत्नियां होती, इनको पता ही नहीं होता इनकी कितनी पत्नियां थी। एक पत्नी थी चिमना बेगम के नाम से जानते हैं उसको। तो इनकी जो पत्नी थी चिमना, वो जो चिमना बेगम थी, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था ना, इनके एक ही सेनापति नहीं 2-3 सेनापति हुआ करते थे। एक सेनापति था, उस सेनापति से चिमना बेगम प्यार करती थी। ठीक है, तो अब जो वो अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना बेगम, उस सेनापति से प्यार करती थी। ये खबर अलाउद्दीन खिलजी को पता लगी। अब अलाउद्दीन खिलजी तो युद्ध लड़ने जाता है, 6-6 महीने, साल तक राज्य से बाहर रहता, तो इनको क्या पता राज्य में क्या हो रहा है ना। तो उस व्यक्ति को मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो सेनापति भाग गया। अब सेनापति भाग के कहाँ गया? रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव के पास गया। और राजपूतों की एक ऐसी बात थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर किसी को अपन ने जुबान दे दी तो मर जाएंगे लेकिन देंगे। तो हुआ यही, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो चिमना बेगम का जो बॉयफ्रेंड जिसे अपन बोलते हैं आज के ज़माने में, पहले के ज़माने प्रेमी बोलते थे, तो वह सेनापति हम्मीर देव के पास चला गया कि महाराजा मुझे शरण दीजिए। हम्मीर देव ने बोला आजा। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी उसके पास आया, आक्रमण कर, मतलब उसके पास चढ़ाई कर दी। तो उसने पहले तो प्यार से बोला कि हम्मीर देव, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो जो सेनापति हमें लौटा दो। हम्मीर देव ने नट दिया कि शरण में आया है, मर जाऊंगा लेकिन इसको नहीं लौटाऊंगा। इसी बीच लड़ाई हुई और हम्मीर देव भी मारा जाता है और उसकी पत्नी थी वो जल जौहर करती है। ठीक है, तो यहाँ से हुई है ना, जरूरी नहीं कि लव स्टोरी अपनी है ना। अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी फिरोजा, उसकी भी लव स्टोरी है, सॉरी उसकी एक पुत्री थी फिरोजा, उसी में अगला कुछ टॉपिक में बताऊंगा, है ना। प्रश्न नंबर 528 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए, 1 मिनट जूम हो गया यार। 528 ये देखिए, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों रणथंभौर, जहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, रणथंभौर शाखा का जो संस्थापक था गोविंदराज रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। गोविंदराज रणथंभौर शाखा का संस्थापक था।
ठीक है। प्रश्न नंबर 530 महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, उससे पहले 529 देखेंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आया? नोट आए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आया? देखिए ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, देखने में अच्छा लगता, ऐसा बहुत जो इतिहासकार थे उस टाइम के, सभी मुस्लिम इतिहासकार थे, इसका अच्छा बयान करते। मैं किसी को लीगली नहीं बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन होता क्या था, ये इन्होंने जबरन बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बनाया। अभी भी मैं कहीं इधर उधर जाता तो मैं देखता हूँ जैसे पटेल, चौहान, चौधरी, ऐसे मुसलमानों के नाम होते हैं, है ना। तो ये इनके नाम नहीं है, दरअसल ये हिंदू थे तो मुसलमान बन गए, है ना, इन्हीं की वजह से ये बने, है ना। खैर अपन को कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न देखते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो दोस्तों ये शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। मोहम्मद गोरी इनको लेके आया था, एक जयचंद था उसने इनको बुलाया था, और तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध हुए थे 2-3 बार। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया था, है ना। प्रश्न नंबर 530 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से प्रसिद्ध था? कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध था? अभी अपन ने पढ़ा, इससे पहले पढ़ा था, है ना। तो भोज परमार कविराज के नाम से प्रसिद्ध था, भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 531 महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राय पिथौरा किसे कहा जाता था? राय पिथौरा किसे कहा जाता था? राय पिथौरा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों उड़ना राजकुमार और राय पिथौरा दोनों ही पृथ्वीराज थर्ड को कहा जाता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 532 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ ज्ञान का खजाना कभी खाली नहीं होता। बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब अलर्ट के लिए भी आप हमारा चैनल देख सकते हो। मैथ्स रीजनिंग की सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, और पटवारी की जो सारी ही रीजनिंग की वीडियोस है उसके सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो किसी को अगर जानकारी है जरूरत तो देख लीजिए। गारंटी देता हूँ कि मेरे चैनल पे जो वीडियोस की जो ट्रिक है, उस ट्रिक से अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ब्लड रिलेशन की बहुत शानदार वीडियोस हैं। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजित हुए? तो दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ था, वो भी धोखे से। पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे। प्रश्न नंबर 533 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर यह रहा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सत्य है? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में यह सत्य है कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों मोहम्मद गोरी हारा था। ऑप्शन ए राइट है। और भी देख लेते हैं, युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, ये तो गलत है। मोहम्मद गोरी का हाथों पृथ्वीराज, ये भी गलत है। तो डी है ना, ऑप्शन ए राइट है, पृथ्वीराज थर्ड के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 534 महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसके साथ हुए युद्ध में परिमर्दिन देव चंदेल को अपने 2 वीर सेना नायकों आला उदल को प्राण गंवाने पड़े? दोस्तों आला और उदल बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान हिस्ट्री में इनका बहुत अच्छा योगदान है, आला उदल। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया कि सेनापति यानी कि सेना नायक आला उदल किस के सेना नायक थे? तो परिमर्दिव देव चंदेल के, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी अपन से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके साथ युद्ध में परिमर्दिन देव चंदेल को अपने 2 वीर सेना नायकों आला और उदल को प्राण गंवाने पड़े थे? तो दोस्तों उन्होंने युद्ध किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 535 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया, क्यों? पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण क्यों किया? ऑप्शन पढ़ते हैं। वह अपने सभी संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था, बिल्कुल सही बात है। उसने दिग्विजय की भावना थी, बहुत सही बात है। विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता, सही बात है। यानी कि उपयुक्त सभी सारे ऑप्शन सही हैं। पृथ्वीराज चौहान के जो संबंधित हैं वो उसको पसंद नहीं करते थे, है ना, उनको हराना चाहते हैं। इनके बीच की बहुत अच्छी राजनीति है। किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विग्रहराज चतुर्थ
राइट आंसर है, जिन्होंने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन इन मुगलों ने, अफगानियों ने, इन विदेशियों ने उसको भी तोड़कर वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, वो एक संस्कृत पाठशाला थी, नोट ए मस्जिद। प्रश्न नंबर 537 देखते हैं, किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की? किस चौहान वंशी शासक ने हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की? तो वह महान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। प्रश्न नंबर 538 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए, श्री अजयराज किसके संस्थापक थे? तो श्री अजयराज दोस्तों अजमेर के संस्थापक थे, अजमेरू। प्रश्न नंबर 539 देखते हैं, शाकंभरी के चौहान राज का संस्थापक कौन था? शाकंभरी के चौहान राज का संस्थापक था, रणथंभौर के चौहानों का था गोविंद देव, और शाकंभरी के कहा था वासुदेव। शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक था वासुदेव, रणथंभौर का था गोविंद देव। अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देख ही लिया है। प्रश्न नंबर 540 महत्वपूर्ण देख लिया, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार और चाहमान कहाँ से आए? तो वशिष्ठ ने बताया कि उन्होंने एक हवन किया था वहाँ से, यानी कि इनको अग्निवंशी माना जाता है। प्रश्न नंबर 541 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार स्टार्टिंग चंद्रबरदाई ने की थी, लेकिन चंद्रबरदाई बीच में मर गया था। तो चंद्रबरदाई का पुत्र था जलहन है ना, जलहन बोलते हैं इसको, जलहन है ना, जलहन ने बोलते हैं इसको, तेरा नाम समझ लो, जल आधा ह और ल, जलहन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण 542, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल या अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निवंश यानी कि अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? चंद्रबरदाई ने, क्योंकि पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने बताया कि सभी राजपूत अग्निवंशी है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 543 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? दोस्तों आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो दोस्तों राजस्थान का नक्शा देखा है आपने, ऐसा मान लिया मैंने, और पंजाब आपका राइट आंसर है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से लगती है राजस्थान की, है ना। प्रश्न नंबर 544, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं भैया पाकिस्तान और राजस्थान के बीच की जो रेखा है ना, और ये है 1070 किलोमीटर, ध्यान रखिए 1070 किलोमीटर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 545, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? आहा, मजे आ गया दोस्तों, ये प्रश्न तो आपको याद होनी चाहिए, तैयारी कर रहे हो अब तो आ गया है। 869, 826 × 869। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 546, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को बोलते हैं कांठल, और यहाँ से जो नदी निकलती है इसको कांठल की गंगा के नाम से ही जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कांठल की गंगा किसे कहते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 547 देखते हैं, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों भाकर नाम से सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को जाना जाता है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बोलते हैं भाकर। इसी के साथ साथ प्रश्न नंबर 548 देखते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, यह कहाँ है? तो ये सिरोही में है, माउंट आबू पर्वत पर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। 1722 इसकी ऊंचाई है, ऑप्शन डी सही है, 1722 गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722। इसी के साथ साथ प्रश्न नंबर 549 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 56 बेसिन किस जिले में? 56 का बेसिन सभी को पता होगा, बेसिन किसे बोलते हैं? जिसे नहीं पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसे पता है बेसिन किसे बोलते हैं। अपन ये पूछ रहे हैं 56 का बेसिन किस जिले में है? तो 56 का मैदान, 56 का बेसिन दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। 56 का मैदान और 56 का बेसिन दोनों ही बांसवाड़ा जिले में हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 550,
पश्चिम मरुस्थल यानी कि थार का रेगिस्तान, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान बोलते हैं, चोलिस्तान पाकिस्तान में बोलते हैं थार के मरुस्थल को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं? तो दोस्तों थार का मरुस्थल राजस्थान के 60% से अधिक क्षेत्र को घेरे हुए हैं, इसलिए 60% से अधिक मिट्टी रेतीली है, ये भी बात ध्यान रखिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास नहीं छोड़ते हैं। जय माता दी, थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो जरूर देखें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।